India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप सांसद राघव चड्ढा माफी मांगने को तैयार। सीजेआई ने कहा सभापति इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। जगन मोहन रेड्डी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप मामले की जांच दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी। हैदराबाद के बाहर स्थानांतरित करने की है मांग। आरएसएस रूट मार्च मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से किया मना। मामला 6 नवंबर तक के लिए स्थगित। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। अदालत ने कहा कि सभापति आपके मसले पर विचार करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। सीजेआई ने सभापति से मामले को सहानुभूतिपूर्ण नजरिया रखने को कहा। गौरतलब है कि सदन में शोर शराबे के लिए राघव को सभापति धनखड़ ने निलंबित कर दिया था। राघव पर जगदीप धनखड़ पर प्रवर समिति के लिए 5 राज्यसभा सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने से पहले सभापति सहमति नहीं लेने का आरोप है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। इस पर राघव चड्ढा माफी मांगने पर सहमत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में माफी पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का सुझाव राज्यसभा के सभापति को दिया। राघव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है। राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं। उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव जल्द से जल्द ये सब कर लें। शादान ने कहा कि राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित कर दिया था, लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि सभापति इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि उपराष्ट्रपति अभी बाहर गए हैं। दीपावली के बाद सभापति से मुलाकात हो सकती है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट में राघव के वकील ने कहा था कि वो सदन में खेद जताते हुए माफी भी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि इस कोर्ट ने पहले भी एक फैसले में कहा था कि सदन की कार्यवाही में खलल डालने के लिए अधिकतम सजा पूरे सत्र के लिए निलंबन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। दरअसल राघव चड्ढा ने खुद को राज्यसभा से निलंबित करने के लिए मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर इसमें किस नियम के तहत सुनवाई होगी, क्योंकि राघव के निलंबन का प्रस्ताव तो पूरे सदन ने पारित किया था। इस मामले में पिछली सुनवाई में सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। राघव को इस आरोप में निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने कुछ सदस्यों की इच्छा का पता नहीं लगाया, जिनके नाम GNCDT संशोधन विधेयक 2023 के लिए चयन समिति के सदस्यों के रूप में उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। राज्यसभा चेयरपर्सन ने राघव को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया था। ये मामला अब दिवाली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमे को हैदराबाद के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ये बताने को कहा है कि ट्रायल में देरी क्यों हो रही है। इसके अलावा मामले की सुनवाई में देरी का क्या और कारण है। कोर्ट मामले पर अगली सुनवाई अगले साल जनवरी में होगी। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने सीबीआई से ये भी बताने को कहा कि मुकदमे में देरी क्यों हो रही है। अदालत YSR कांग्रेस के सांसद रघु रामकृष्ण राजू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजू ने इस आरोप पर मुकदमे को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की कि मौजूदा राज्य मशीनरी मुकदमे की कार्यवाही में देरी करके मुख्यमंत्री के पक्ष में काम कर रही है। राजू ने रेखांकित किया कि यहां तक कि सीबीआई ने भी उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती नहीं दी है जिसने मुख्यमंत्री को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी। आगे बताया गया कि मुकदमा 10 साल से अधिक समय से चल रहा है और यहां तक कि आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। इस प्रकार यह प्रार्थना की गई कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे को राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके और सीबीआई और जगन मोहन को एक साथ काम करने से रोका जा सके। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2024 के आम चुनावों से पहले संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करने का निर्देश देने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की। अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानमंडलों के ऊपरी सदन और दिल्ली विधान सभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव करता है। हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन ये अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास नहीं किया जाता। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ कांग्रेस नेता जय ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक बार इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में भारी समर्थन के साथ पारित संवैधानिक
संशोधन को रोका नहीं जा सकता है। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने तर्क दिया कि पिछड़ा वर्ग कोटा शुरू करने से पहले जनगणना की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में सरकार को पहले उनके प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने की आवश्यकता है और राज्य और संघ विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए ऐसी कवायद पूरी तरह से अनावश्यक थी। इस याचिका में संगठन ने महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग की है, जो 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित होने के बावजूद 15वीं लोकसभा के भंग के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान के 128वां संशोधन विधेयक 2023 को पेश करने की मंजूरी देने से एक महीने पहले इसे निचले सदन में पेश नहीं किया गया था। 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दी, जो उस महीने की शुरुआत में व्यापक द्विदलीय समर्थन में साथ संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टरों को समान वेतन के हकदार मामले में अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार नहीं हैं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा, हमने 26 अप्रैल 2023 के फैसले और आदेश का अध्ययन किया है, जिस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, अन्यथा पुनर्विचार के लिए कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन आयुर्वेद गुजरात राज्य बनाम संघ मामले में जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ द्वारा 26 अप्रैल को दिए गए फैसले के खिलाफ मेडिकल ऑफिसर्स आयुर्वेद एसोसिएशन और कुछ व्यक्तियों द्वारा समीक्षा याचिकाएं दायर की गई थी। इस फैसले में गुजरात हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर ऑफ आयुर्वेद की डिग्री रखने वाले डॉक्टर को MBBS डिग्री रखने वाले डॉक्टरों के बराबर माना जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन ने भी 2 जजों की बेंच के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे तमिलनाडु में सभी अनुरोधित स्थानों पर रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से जानना चाहा कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील की जानी चाहिए, हाईकोर्ट में ये अपील उपलब्ध है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी एकल न्यायाधीश ने कोई गलती की है तो उच्च न्यायालय में ही एक मंच उपलब्ध है। उसने पूछा, क्या डिवीजन बेंच के लिए सिंगल बेंच की गलती को सुधारना संभव नहीं था? SLP को बनाए रखने योग्य साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने के तमिलनाडु राज्य के अनुरोध पर मामले को 6 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि वो मामले की योग्यता पर कुछ असुविधाजनक प्रश्न पूछेगी। तमिलनाडु सरकार को अगर यह लगता है कि SLP कायम रखने योग्य है। तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि अगर उच्च न्यायालय अब निर्णय ले रहा है कि लोगों को जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए या नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण था। उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं ने अवमानना के लिए दायर किया था और याचिकाकर्ता मुश्किल में थे। एक
इंट्रा कोर्ट अपील के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब तक एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं की जाती तब तक अवमानना पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने उनसे इस मुद्दे को डिवीजन बेंच के सामने उठाने के लिए कहा। तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जब कोई सार्वजनिक आदेश शामिल होता है तो ये एक आपराधिक मामला होता है, कोई इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती है। पीठ ने कहा कि वो रोस्टर के अनुसार चलेगा। इसमें पूछा गया कि क्या इस मामले की सुनवाई आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश द्वारा की गई थी। यदि इसे आपराधिक रिट के रूप में सुना गया तो अपील झूठी नहीं होगी, लेकिन अगर इसे सिविल रिट के रूप में सुना गया तो अपील की जाएगी, शीर्ष अदालत ने कहा। पुलिस से कहा कि वो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट या OCCRP के 2 पत्रकारों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। इन पत्रकारों पर अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाने वाले एक लेख के संबंध में तलब किया गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले में गुजरात सरकार से भी जवाब मांगा। 31 अगस्त का विचाराधीन लेख खोजी पत्रकार रवि नायर, OCCRP दक्षिण पूर्व एशिया संपादक आनंद और एक NBR द्वारा लिखा गया। लेख में आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अडानी समूह के स्टॉक के विदेशी मालिक इसके बहुसंख्यक मालिकों के मुखौटे थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 16 अक्टूबर को लेख के संबंध में नायर को समन भेजा था। इसी तरह का समन 25 अक्टूबर को भेजा गया था। समन के नोटिस में एक निवेशक के आवेदन के आधार पर लेख में की जा रही प्रारंभिक जांच का उल्लेख किया गया। इसके बाद नायर और आनंद, जो कि याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने समन को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। ये दावा किया गया था कि प्रश्न में लेख प्रकाशित होने से पहले सभी उचित परीक्षण किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि इस तरह की रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में भी प्रकाशित हुई हैं। याचिकाकर्ता ने उस निवेशक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जिसने लेख के बारे में गुजरात पुलिस से शिकायत की थी। ये ध्यान दिया गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार निवेशक को पहले 2009 में सेबी द्वारा 3 साल के लिए शेयर बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा समन के लिए नोटिस यह खुलासा नहीं करता है कि क्या यह CRPC की धारा 41A या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत था या क्या यह औपचारिक आपराधिक शिकायत से जुड़ा था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर एक बार फिर से नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने जयपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हड़ताल के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कार्यवाही तब की जब वो वकीलों की हड़ताल के कारण राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच द्वारा पारित एक प्रतिकूल आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले 27 सितंबर को कोर्ट ने एसोसिएशन के आचरण की आलोचना की थी। साथ ही राजस्थान बार एसोसिएशन जयपुर बेंच के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निंदा की थी। कोर्ट ने पहले के आदेश में कहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालती काम से दूर रहने का फैसला किया और इसलिए कोर्ट को सहायता नहीं मिल सकी। हालांकि सुनवाई में एसोसिएशन की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, उन्हें नोटिस तामील नहीं कराया गया था, इसलिए कोर्ट ने बार बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इसे तामील कराने के लिए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजा जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान मौखिक रूप से कहा, मामले बिगड़ जा रहे हैं क्योंकि वकील हड़ताल पर चले जा रहे हैं।
हर हाई कोर्ट में ऐसा हो रहा है। बार काउंसिल की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसी तरह का मामला एक अन्य समन्वय पीठ में लंबित है। उन्होंने पीठ को बताया कि उन्होंने हड़ताल के संबंध में नियमों का मसौदा तैयार किया है और इसे समन्वय पीठ के समक्ष रखा गया है। 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने हड़ताल के तहत हाईकोर्ट की एक बेंच का बहिष्कार करने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। एसोसिएशन ने भविष्य में अदालत का बहिष्कार न करने का भी वादा किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कृष्णपुर गांव में कुछ भूमि के अधिग्रहण की 2006 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जो ऐतिहासिक हम्पी स्मारकों के नजदीक है और हम्पी स्मारकों और अवशेषों के संरक्षित क्षेत्र के भीतर आती है। अदालत ने माना कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(4) के तहत तत्काल शक्ति का उपयोग करके अधिग्रहण का आदेश और इस प्रकार अधिनियम की धारा 5(a) के तहत जांच का आदेश पूरी तरह से अनुचित है और इसलिए संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही रद्द की जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि जमीन अधिग्रहण के क्या नियम कानून होते हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। निदाशेषी वर्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हम्पी मॉन्यूमेंट्स के आसपास लैंड एक्वायर गलत तरीके से हुआ, क्योंकि सेक्शन 17 क्लॉज 4 जो एक अर्जेंसी क्लॉज है उसका गलत इस्तेमाल हुआ। जस्टिस सचिन शंकर मेगादम ने द्रवड़ बेंच से 2006 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए पोजेशन की मंजूरी दी थी। ये केस कृष्णापुर और कमलापुर गांव के आसपास का था। गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करने का रीजन ये दिया कि वो इस तरीके से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, टेम्पल्स का एक्सेस आसान कर रहे हैं। बट पिटिशनर्स ने विरोध किया कि ये अनफेयर है। ये केस हमें यह बताता है कि रूल्स का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आसपास के लैंड पोजेशन के केसेस में आर्कियोलॉजिकल प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। लैंड ओनर्स के राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और लैंड पोजीशन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.